3 दशक पहले भारत और चीन की किस्मत एक जैसी थी, पर आज चीन एक सुपर पावर है और भारत पीछे। आखिर इन 30 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? 1990 में चीन और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी। दोनों के पास बड़ी आबादी थी, दोनों कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे और दोनों के सामने गरीबी सबसे बड़ी चुनौती थी। चीन की प्रति व्यक्ति आय $317, भारत की $367, लेकिन रास्ता दोनों ने अलग चुना। 1978 में माओ के दौर के बाद चीन की अर्थव्यवस्था लगभग ठप थी। तब नेता डेंग शियाओपिंग ने रिफॉर्म एंड ओपन अप पॉलिसी लागू की, जिसने चीन के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। इस बदलाव की नींव रखने में समय लगा और इसका असली असर 1990 के दशक में दिखना शुरू हुआ। चीन ने एक स्पष्ट लक्ष्य तय किया, हम दुनिया की फैक्ट्री बनेंगे। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन था, जिसमें सरकार ने अपनी पूरी ताकत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खड़ा करने में लगा दी। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें सस्ता मजदूर, टैक्स में भारी छूट और जमीन जैसे कई फायदे दिए गए, जिन्हें ठुकराना मुश्किल था। इस मिशन को जमीन पर उतारने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। शेंजन जैसे शहर, जो कभी छोटे मछली पकड़ने वाले गांव थे, इन जोन्स की वजह से रातों रात विशालकाय महानगरों में बदल गए। चीन का पूरा आर्थिक मॉडल एक्सपोर्ट पर केंद्रित हो गया। देश में बने सामान को दुनिया भर के बाजारों में भेजकर चीन ने अपनी तिजोरी विदेशी मुद्रा से भर ली। चीन ने शिक्षा पर भी जोर दिया। लाखों इंजीनियर्स और टेक्निकल स्किल वाले लोग तैयार किए। वहीं भारत में शिक्षा व्यवस्था अभी भी परीक्षा और डिग्री तक सीमित रही। चीन ने स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पर निवेश किया। भारत ने आईटी और डॉक्टरों में तरक्की की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गया। चीन ने 30 साल में दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। 40,000 किमी से ज्यादा हाई स्पीड रेल, विशाल बंदरगाह और हाईवे, मेगा सिटीज का जाल। भारत में अब भी ट्रैफिक, अधूरे प्रोजेक्ट और लालफीताशाही बड़ी समस्या बने रहे। भारत ने 1991 में आर्थिक सुधार तो किए, लेकिन सर्विस सेक्टर पर जोर, मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं। लेबर और लैंड रिफॉर्म्स, अधूरे करप्शन और धीमी नीतियां कोलिशन गवर्नमेंट्स में फैसला लेने में देरी। इंडिया आउटसोर्सिंग हब तो बन गया, लेकिन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं। 1990s में जब ग्लोबलाइजेशन आया, अमेरिका और यूरोप ने सस्ता माल पाने के लिए चीन की तरफ रुख किया। वॉलमार्ट और एप्पल जैसी कंपनियां चीन में प्रोडक्शन करने लगीं। मेड इन चाइना हर जगह छा गया। भारत में विदेशी निवेश आया, लेकिन उतना बड़ा स्तर नहीं। चीन एक पार्टी सिस्टम, जहां फैसले तेजी से लिए गए। भारत लोकतंत्र, जहां हर नीति में बहस और देरी हुई। लोकतंत्र भारत की ताकत भी है, लेकिन विकास की रफ्तार के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया। चीन ने न सिर्फ कॉपी किया, बल्कि इनोवेशन पर भी जोर दिया। हुआवे, अलीबाबा, टेंसेंट जैसी कंपनियां ग्लोबल जायंट्स बनी। स्पेस प्रोग्राम, चाइना ने चांद पर मिशन भेजा। इंडिया आईएसआरओ की बड़ी उपलब्धियां, लेकिन कम बजट और धीरे प्रगति। आज चीन $18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और भारत लगभग 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है। यह फासला बड़ा जरूर है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज है और यही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन भारत के पास कुछ बड़े फायदे हैं। दुनिया की सबसे युवा आबादी। जहां चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, वहीं भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने चरम पर है। ये करोड़ों युवा एक विशाल वर्कफोर्स और एक बड़ा बाजार बनाते हैं। दूसरा, आईटी और डिजिटल इकोनॉमी में ग्लोबल लीडरशिप। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दी है और हमारा सर्विस सेक्टर दुनिया भर की कंपनियों के लिए बैकबोन बन चुका है। इसके साथ ही हमारा स्टार्टअप बूम और मेक इन इंडिया मिशन। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, जो इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। मेक इन इंडिया का लक्ष्य इसी इनोवेशन को जमीन पर उतारकर भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाना है। लेकिन यह सब अपने आप नहीं होगा। अगर भारत जरूरी रिफॉर्म्स करे और मैन्युफैक्चरिंग व एजुकेशन में निवेश बढ़ाए, तो चीन को टक्कर दी जा सकती है।
सही नीतियों और भारी निवेश के साथ इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले 20 साल भारत के हो सकते हैं और हम दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं। 30 साल में चीन ने दुनिया को चौंका दिया। अब बारी भारत की है। सवाल यह है, क्या भारत आने वाले 20 साल में चीन को पीछे छोड़ पाएगा? जवाब हमारे हाथों में है।